अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से हतमी तौर पर अपना लाहे अमल तरतीब दिया जा रहा है। मुख्तलिफ सूबों और शहरों का रुख करके ना सिर्फ इत्तेहाद इल्हाक और इसके अलावा सीट एडजस्टमेंट के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बल्कि देख रहे हैं कि आर्टिकल 62(1)F के हवाले से कल जो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसके बाद लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ते हमवार होते जा रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA जैसी बड़ी सियासी जमातों से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर बड़े कॉम्प्रोमाइज़ मुस्लिम लीग नून को करने पड़ेंगे। लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके सामने बड़े बड़े केसेस के ढेर लगते जा रहे हैं। न सिर्फ ये कि तोशाखाना केस में आज PTI के जो बानी चेयरमैन हैं वो और उनकी अहलिया के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, बल्कि इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो मुख्तलिफ रेलिवेंट अफराद थे, जिसमें शहजाद अकबर फरागोगी जैसी शख्सियात शामिल हैं, उनके असासों की तफसीलात आने के बाद न सिर्फ होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, बल्कि ये भी देखने में आ रहा है कि इस हवाले से माजी में कोई पूछगछ क्यों नहीं की गई। लेकिन इस सारे मसाइल के सामने एक मसला ये भी दरपेश है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं और इंतखाबात में कंटेस्ट करना चाहते हैं, उनके ऊपर हुकूमत की तरफ से न सिर्फ ये कि नज़ला गिराया जा रहा है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि इंतखाबात में किसी न किसी तौजी के साथ शामिल ना हो सकें, चाहे इसे हुकूमत कह लें, चाहे इलेक्शन कमीशन कह लें या इदारे कह लें। लेकिन ऐसी बहुत सी शख्सियात हैं जिनको मामूली गलतियों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब की मिसाल इसमें इसके सामने है कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर ना सिर्फ ये कि आज उनको 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद 3 दिन के लिए नैब के भी हवाले कर दिया गया है, उनकी अहलिया को भी नाअहल कर दिया गया है इलेक्शन में हिस्सा लेने से। और आज उनके लिए भी एक बुरी खबर थी कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के हवाले से जो कागजात नामजदगी उनके रिजेक्ट हुए थे, उसके लिए उन्होंने अपील दायर की थी, उस अपील को भी मुस्तरद कर दिया गया है। और ये एक बड़ा धचका है जो कि फवाद चौधरी साहब को लगा है। लेकिन ये सिर्फ अकेले नहीं है, बहुत सी PTI की शख्सियात ऐसी हैं जो कि इलेक्शन प्रोसेस से आउट हो गई हैं। लेकिन क्या ये क्लेम करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वो तमाम लोग जो कि साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई फील्ड मौजूद है, या फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ मुस्लिम लीग नून और उनके रफ़क़ा के लिए मौजूद है? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए पैनलिस्ट मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल और सीनियर वकील हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं जो सीनियर माहिर कानून भी हैं, और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब के वकील भी हैं। फैसल, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल, आगाज़ आपसे पहले करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सकें, उनके केस को भी आपने परस्यू किया। सर, नैब के हवाले तो उनको कर दिया गया, लेकिन जो अपील आप लोगों ने की थी कागजात नामजदगी रिजेक्ट होने के हवाले से, वो भी आज मुस्तरद कर दी गई है। तो जवाब क्या दिया गया है अदालत की तरफ से? देखिए, इसमें से ना हुआ ये था कि फ्राइडे वाले दिन ये अपील टेकअप हुई थी, और जो उस दिन ऑब्जेक्शंस थे हम्म। वो मैंने उसमें प्लीड किए, और अदालत ने उसको अदालत में ये अनाउंस कर दिया कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद उनकी सेकंड वाइफ हैं, उनके पेपर भी उन्होंने दाखिल किए हुए थे। तो जब वो आई तो उनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस हुए, तो अदालत ने उनको ये कहा, वो ऑब्जेक्शंस की मेरिट पे मैं नहीं जाता, वो उसमें जो काउंट्स कंसीलमेंट की बात की गई वो तो नहीं है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से बयान की गई है। अदालत ने उनको कहा कि वो विड्रॉ कर लें, ताकि जो उनके फवाद साहब के पेपर तो एक्सेप्ट हो गए थे। हम्म। आई थिंक वो उस वक़्त फैसला नहीं कर पाए उनके वकील या वो। तो हम्म। नेक्स्ट डे जब उन्होंने वापस ड्रॉ करने की बात की तो अदालत ने उनको इजाज़त नहीं दी। फिर उन्होंने जब उनके जब विड्रॉल होता है नेक्स्ट डे, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो आए, और फिर जज साहब ने वो जो मंजूर शुदा अपीलें थी, हम्म। उनको कहा कि अब ये क्योंकि नए एतराज़ात आ गए हैं, लिहाजा ये भी साथ में ही फैसला हो। हम्म। तो ये फिर हफ्ते वाले दिन जो है हम्म। उसमें वो कुछ नई चीज़ें आई, आज हमने वो सैटिस्फाई की। देखिए, बुनियादी तौर पे ये है कि ये फैसला हो चुका है। फवाद साहब समेत वो तमाम कैंडिडेट्स जो नून लीग को टफ टाइम देंगे या दे सकते हैं, हम्म। उनको तो फील्ड से आउट रखना है। यानी यही पेपर्स हैं। इन्हीं पेपर्स में जो जिस तरीके से पहले 3 इलेक्शन में पेपर सबमिट किए गए, वो कामयाबी हुए। सेम वही सेट ऑफ पेपर्स थे जिस तरह से पहले भी हम करते हैं। फवाद साहब इस वक़्त वो नैब की कस्टडी में थे। हमने हम्म। वहाँ से जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके
उनकी की। अब यहाँ पे 2 ट्रिब्यूनल्स हैं हम्म। पिंडी में। एक ट्रिब्यूनल ने 98% अपीलें जो हैं मंजूर की हैं, दूसरी तरफ से तकरीबन 90% अपीलें रिजेक्ट हुई हैं। और एक ही पॉइंट के ऊपर 2 डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आई हैं। अब ये जजमेंट कल ऑर्डर आएगा, हम लेंगे एंड हम इस पे जो लार्जर बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके पास भी जाएंगे और वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट इफ नीड बी। मैं वापस फैसल में वापस आपकी तरफ आती हूँ। मुझे थोड़ा सा आपसे ये भी पूछना है कि वो तो पीटीआई वैसे भी छोड़ चुके हैं, तो जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं या माजी में छोड़ा है, उनके लिए तो थोड़ा बहुत गुंजाइश निकाल ली गई है। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। हसन साहब, सर ये जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, उसमें से बहुत से लोगों के, कल ये खबर आई कि जी 76% लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए, जो कि रिजेक्ट हुए थे मुख्तलिफ बुनियादों पर। लेकिन फिर भी जिन लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, आपके ख्याल में टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर क्या वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है, या आपको लगता है कि जो रिटर्निंग अफसरान है वो भी जो ऑब्जेक्शंस, पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ था कि जब एक खास मुद्दत तक वो नहीं डिसीजंस हो सके थे, तो फिर रिटर्निंग अफसरान ने जो फैसले किए थे उसी को ही फॉलो किया गया था। तो आपके ख्याल में सर स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है इलेक्शन कमीशन जिनके नॉमिनेशन पेपर वो रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए सना, मैं अपने भाई फैसल की बात सुन रहा था और इत्तेफाक से 3-4 जो हियरिंग हुई चौधरी फैसल साहब, चौधरी फवाद साहब की, वो मैं मौजूद था। दीगर केसेस में मैं मुख्तलिफ केसेस थे, उनमें मैं भी वकील था। हम्म। जहाँ तक तो आरोज का तल्लक है, एक उस वक्त तूफान उठो खड़ा हुआ कि आरोज रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत किए हैं, और यकीनन कुछ कागजात उन्होंने गलत भी रिजेक्ट किए हैं। हम्म। मैं उनको डिफेंड नहीं करता। डेफिशिएंसीज भी थी जो कोई माइन्यूटली थी, जो कि जब मामलात आए इधर ट्रिब्यूनल में, जो कि हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल थे, उन्होंने 76 तो था परसों का डाटा। आज अगर डाटा कलेक्ट करें या कल की करें तो आपको मोर देन 85% डाटा मिलेगा कि पूरे पाकिस्तान में मोर देन 85% अपीलें मंजूर हुई हैं, और जो माइनर डिस्क्रिपेंसीज थी उनकी उनको या हम्म। टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे जिनको रिजेक्ट किया गया था वो बहाल हो गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज को कोई कंसिडर नहीं करता। अगर एक नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है तो उसका इतना शोर ववेला किया कि बाकी सारी जो जो उन इन ट्रिब्यूनल ने जो अच्छा काम किया, जो अलाउ की, वो भी सारी उसमें दब गई हैं। आप यकीन करें कि ऐसे कैंडिडेट कि उन्होंने अपने एफिडेविट को ओथ कमिश्नर से अटेस्ट तक नहीं कराया। तो ये चीजें बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद डेफिशिएंसीज हैं। हम्म। और मैं समझता हूँ कि जो जो हाई कोर्ट के जजेस साहबान पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल है, उन्होंने बड़ी बारीक बीनी के साथ, हालांकि इसको सबरी ट्रायल के तौर पे किया जाता है, लेकिन उन्होंने बारीक बारीक बीनी के साथ 2-2 3-3 घंटे समाअत की और उसके बाद जाके फैसले किए। हम्म। तो ये चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं। अपनी गलतियां बहरहाल वो भी तस्लीम करनी चाहिए। हम्म। लेकिन एक चीज मैं कैटेगरिकली ये कहूंगा, मैं जो कि पिंडी बेंच का तजर्बा है, अभी मेरे पास के पिंडी हम्म। बेंच में जजेस को मैं देखता रहा हूँ, उन पे हम्म। कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, और उन्होंने आजाद मर्जी के साथ अपने तमाम कानूनी और आईनी पहलू सामने रखते हुए उन्होंने ठीक। डिसीजन किए हैं। और ना तो उनको कोई अप्रोच, और वो इस तरह एक्सेसिबल है। मेरा ख्याल है कि ये तासर खत्म होना चाहिए। जुडिशरी ने एनी बाय हम्म। ऑल मींस हम्म। इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फैसले हम्म। किए हैं। ठीक। अच्छा, मैं सर वापस आपकी तरफ आती हूँ। फैसल, थोड़ा सा एक क्विक कमेंट के चलें, जो सर बात कर रहे हैं, एक तो ये कि इसके ऊपर आपका क्या कमेंट होगा, क्योंकि आप उस केस को पूरा परस्यू करते रहे फवाद साहब के जो थे। दूसरा, मुझे ये भी बताइएगा कि 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो तोशा खाना के हवाले से फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, पर जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें जो जुल्फी बुखारी साहब हैं, शहजाद अकबर हैं, फरा साहिबा हैं, उनके असासे भी मुंजमद कर दिए गए। फिर जो एसेट्स आए फरा साहिबा के, वो तो लगता है कि शायद चंद एक सालों में वो अरबपति बन चुकी हैं। तो उस पर आपका क्या कमेंट है एज अ लीगल एनालिस्ट? देखिए, 2 बातें हैं जो पाशा साहब ने जी बातें जी। की हैं, हाइपर टेक्निकलिटीज़ हैं और बहुत सारे केसेस में हम्म। जो है वो इन केसेस को समरी प्रोसीडिंग में हाइपर टेक्निकलिटीज़ को नहीं देखा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में जो है ये डिक्लेयर किया हुआ है हम्म। कि जो मामलात हैं, अब अगर तो ब्लेटेंट कोई जैसे इलीगैलिटीज़ इन्होंने पॉइंट आउट की हैं, अगर वाक़ई हो कुछ इस किस्म की, फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर वो ना हो और फिर भी जो है उनको आप टेक्निकल नॉकआउट दे दें,
मेरा ख्याल में जो ट्रिब्यूनल्स के जजेस जो हैं उनको ओपन माइंडेड होना चाहिए और जिस तरह से उनको जो क्योरेबल डेफिशिएंसीज हैं उनको वो अप्रोच अपनानी चाहिए। मैं उसका हमायती हूँ। बहरहाल हर जज की अपनी अप्रोच होती है। ये डिफरेंट जजेस होते हैं, दे थिंक देयर ओन मैन। देखिए एज पर एज यू आस्क्ड मी कि जो उनका फरा का जी जो जी। आई हैं भी दो उनका जो इंपॉर्टेंट केसेस जो तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें जो आज डेवलपमेंट्स हुई उस पे आपका क्या एनालिसिस है? तोशा खाना का देखिए, तोशा खाना का जो केस है वो तो जो नीचे से फैसला पहले आया हुआ है वो तो अभी ये नैब ने इसको ग्रास्प कर लिया है। पहले ये तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन ने देखा, फिर उसके बाद जो है वो सेशन कोर्ट में कंप्लेंट गई और कंप्लेंट के बाद जो है वो अपना मामलात वहाँ से सजा हुई। उससे ज़्यादा फ्लॉड जजमेंट तो ऑर्डर मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए वो सस्पेंड हुई है एप्लीकेशन। अब मामला ये है कि गवर्नमेंट के पास क्योंकि वो मोर देन वन एजेंसीज होती हैं और वो एक से ख़त्म होता है तो दूसरे से शुरू करा लेती हैं। मैं तो खुद विक्टिम हूँ इस चीज़ का, तो आई नो इट के कैसे मामला चलाए जा रहे हैं। यानी मेरा घर गिराने एंटी करप्शन वाले आ गए, मैंने हाई कोर्ट से वो खत्म कराया तो नैब में चले गए। अब मतलब इस किस्म की बातें जो हैं वो होती हैं। जो फवाद साहब इस वक्त नैब का केस को भुगत रहे हैं वो एक अपने इलाके की एक रोड प्रोजेक्ट है जो कि हर सियासतदान अगर अपने इलाके की बेहतरी के लिए करता है तो वो उसकी सजा भुगत रहे हैं अपने इलाके को, अपने लोगों को फैसिलिटीज देने की। उसके बाद जो ये उनकी जायदादें, देखिए कोई भी अगर कोई मीन से आती हैं चीजें इस तरह की, तो बहुत एग्जॉबरेंट किस्म की जो वो इल्जाम लगाए हैं। अब बात ये है कि उनको अपने इल्जामात का सामना तो करना चाहिए। हर बंदा जो है वो कोर्ट को फेस तो करे। देखिए हमारा सिस्टम है, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन होती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज कोई अनडिनाइबल फैक्ट है, ठीक है, लेकिन जो उसके खिलाफ इल्जाम है उसको कम से कम डिफेंड तो करना चाहिए, नहीं आके बिल्कुल ठीक। डिफेंड वैसे करें। लेकिन बात ये है कि माजी और में भी यही होता रहा है ना, प्रैक्टिस यही रही है। हसन पाशा साहब सर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल होती है, दुरुस्त कह रहे हैं फैसल, लेकिन माजी में भी होते रही, हर दौर में होते रही, इदारों की तरफ से, अदलिया की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से। लेकिन सर जिस तरह ये कह रहे हैं कि अगर कुछ एलिगेशंस लगते हैं तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो गलत हैं। पहले लॉ कुछ और कहता था कि नैब के सामने आपको पोजीशन क्लियर करनी है, अब नैब को पोजीशन क्लियर करनी है, लेकिन इन एनी केस नैब को फंसाने के लिए इस्तेमाल तो किया जाता है। तो आपके ख्याल में ये जो केसेस हैं दोनों, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके ख्याल में कि ये क्या वाकई पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आप इवेंचुअली उनको किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं, उनके करियर को सियासी? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि नैब को हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। इसके जो मूजद हैं जिन्होंने ये मैन्युफैक्चर किया ये लॉ, नैब लॉ, वो अपने वक्त के आमर थे परवेज मुशर्रफ, और उन्होंने अपने लिए, अपने फायदे के लिए इसको यूज भी किया और मिस यूज भी किया। और तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों की तरफ से जो ज्यादती की गई वो ये, जब वो इक़्तिदार में आए तो उसको भूल गए और उन्होंने उस नैब के को अपने मुखालफिन के खिलाफ उसी तरीके से इस्तेमाल किया जिस तरह उनके खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, और जवाब ये बनाया कि देखिए जी हमारे साथ भी तो ये होता रहा है और ये सिलसिला चल निकला। आप देखिए कितनी हुकूमतें चेंज हुई, लेकिन किसी ने भी इस हवाले से नहीं सोचा कि नैब के कानून को किस तरीके से बनाना है, इतनी इंडिपेंडेंस देनी है नैब के इदारे को कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई गवर्नमेंट उस पर असरअंदाज ना हो सके। आप देखें कि अभी जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब नैब केसेस के बेंच हेड करते थे, उन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अपनी जगह पे मौजूद है। मैं अब भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो अब आइंदा आने वाली पार्लिमान है वो इस मामले पे जरूर सोचे, गौर जी। करे कि इस तरह नैब को अगर रखना है तो फिर बेहतर है कि इसको खत्म कर दें, क्योंकि होना फिर भी वही है, क्या इन्होंने कमाई की है। आपको सिर्फ जो है वो सिर्फ एक एप्लीकेशन देने के लिए कि जी के ये वो उसको क्या कहते हैं, वो पार्डन सीख करने के लिए जी कि मैं पैसे देना चाहता हूँ, वो देने के लिए भी आपको प्रोसिक्यूटर को करोड़ों रुपए
बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ी सी आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, और फैसल चौधरी साहब सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इस वक्त अदालतों में अहम तरीन मुकदमात ज़ेर समात हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इन्हीं अदालतों में ज़ेर समात कुछ दीगर मुकदमात की भी बात करेंगे, जिनमें से एक अहम केस ये भी था लाहौर हाई कोर्ट में कि क्या मुख्तलिफ TV चैनल्स इलेक्शन के सर्वेज अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं या फिर नहीं। कुछ दिन पहले पैमरा का इस हवाले से एक नोटिस भी आया था, लेकिन आज पैमरा एक स्टेप पीछे चला गया और उन्होंने इसको इलेक्शन डे तक महदूद कर दिया है। लेकिन आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या इन सर्विस से आप शहरियों के जहन बदल सकते हैं या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून, जैसे हमने इब्तदाइये में कहा कि एक के बाद एक जमात से इत्तेहाद करने की कोशिश ज़रूर कर रही है। IPP से भी जो मसाइल थे वो किसी हद तक हल हो चुके हैं। GDA और MQM तो पहले ही हाथ मिला चुके हैं। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में क्या आता है और बाकी जमातों के हिस्से में क्या आता है। लेकिन इस दौरान अगर टेलीविज़न चैनल्स अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हुए सर्वेज मुरतब करते हैं और हलकों में जाकर ये बताते हैं कि कौन सी जमात मकबूलियत को छू रही है और कौन सी जमात पस्ती की गहराइयों में जा चुकी है, तो इस हवाले से लब कुशाई करने पर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन बरहम होता है बल्कि पैमरा की तरफ से नोटिस भी दिए जाते हैं। इसी हवाले से दरखास्तें लेके मुख्तलिफ शख्सियात लाहौर हाई कोर्ट पहुंची थी और आज इस हवाले से एक अहम तरीन केस की समाअत हुई थी, जिसमें इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर जब समाअत की गई तो फिर सरकारी वकील की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन सर्वे पर जो पाबंदी का इतलाक है सिर्फ इलेक्शन के दिन तक महदूद है। बड़ी दिलचस्प बात है, कुछ दिन पहले तक सिनेरियो इससे बड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन आज बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया है। इसके बाद कितनी तक़वियत मिलती है इस बात को कि आया इन सर्वे से शहरियों के माइंड सेट को चेंज किया जा सकता है या फिर आप किसी भी हल्के में लोगों का जहन बदल सकते हैं कि आया कौन सा उम्मीदवार आगे और कौन सा पीछे है। जो लोग दरख्वास्त गुजार थे उन्हीं के साथ हम आज के सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे कि आया वजह क्या थी और ये पाबंदी ख़त्म होने के बाद क्या वाकई कोई फ़र्क पड़ सकता है या फिर TV चैनल सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब, जो कि इन्हीं दरख्वास्त गुजारों में से एक पटिशनर भी थे। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। पहले तो सर आपको मुबारक हो कि आप एक अच्छे कॉज के लिए गए और उस कॉज में आप कामयाब हुए और लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो भी पाबंदी थी उसको ख़त्म भी किया। लेकिन सर ये सिचुएशन आखिर पैदा क्यों हुई और आपने किस तरीके से अपने केस को आगे परस्यू किया? मतलब असल मसला क्या था इलेक्शन कमीशन या पैमरा की तरफ से जो रुकावट पैदा की जा रही थी? सर पिछले काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सर्वे होते हैं बिल्कुल उस तरह जैसे मालिक में होते हैं और सर्वे गलत भी साबित होते हैं और दुरुस्त भी साबित होते हैं। सर्वे क्यों इलेक्शन तो होता नहीं, एक इंडिकेशन, और उसके साथ साथ ये तय्युन बहरहाल सर्वे से ही होता है कि कौन सी यानी अहम तरीन पार्टियां कौन सी हैं, हल्के में अहम तरीन उम्मीदवार कौन से। जाहिर है हतमी फैसला तो वोट से होता है। इससे कम से कम एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि असल मुकाबला किन पार्टियों के दरमियान है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से कोई अचानक एक पार्टी रजिस्टर कराए और अगले दिन वो पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर जीत जाए। तो कम से कम ये रास्ता जो है इन सर्विस की वजह से बंद हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को पता होता है कि पाकिस्तान की अहम तरीन जमातें कौन सी हैं। और इन सर्वेस ने यही बताया था कि पाकिस्तान की अहम तरीन जमातें जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, और बाज़ हल्कों में जमीयत उलमा-ए-इस्लाम है, कहीं जमात इस्लामी के चाहने वाले हैं, कहीं MQM के मानने वाले हैं। तो लिहाजा इन सारी जमातों के जो रिप्रेजेंटेशन थी और पता चल रहा था कि हमारी जो पहले से मौजूद सियासी जमातें हैं दरअसल वही आइंदा भी अवाम के सामने तरजीहात में ऊपर नीचे होती रहती। तो ये इससे दुनिया में कभी किसी सर्वे से जीतने वाले को फायदा नहीं हुआ और हारने वाले को नुकसान नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला था, डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान एक वक्त में मुकाबला बड़ा क्लोज समझा जा रहा था, लेकिन उस वक्त क्या हुआ और एक बाज लोगों का ख्याल ये था कि हिलरी क्लिंटन जीत जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जीत गए डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें क्या किसको तूफान आ गया। इसी तरह जो इवन ये जो एंट्री और एग्जिट पोल्स है हमारे यहाँ बराबर में इंडिया में होते हैं एग्जिट पोल्स, फौरी तौर पे जैसे ही वहां पे इलेक्शन खत्म होता है तो एग्जिट पोल्स टीवी पे आना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये पूरी दुनिया की एक पूरी दुनिया के अंदर अवाम का हक आगे ही है जिसे तस्लीम किया जाता है। अगर आपका हल्का है जहां पे आपका वोट है तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि अहम तरीन इसमें उम्मीदवार कौन है? जाहिर है ये हर शख्स का हक है, और अगर वो ये हक इस्तेमाल करता है और फिर हम जो सर्वेस करते हैं वो रजाकाराना होते हैं, ऐसे नहीं होते कि हमें कोई पार्टी कह रही है या पैसे दे रही है
या दें, फिर हम आपके सर्वे से कहीं आप कोई किसी का जहन तो नहीं बदलते ना, मतलब जहन साजी तो नहीं की जाती? आप तो लोगों से या फिर आप जैसे जो दीगर एंकर्स हैं फील्ड में जो जाते हैं, वो तो ये पूछ रहे होते हैं ना कि आप किसको वोट डालना चाहते हैं, किस बुनियाद पर डालना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर उन सर्वेस को टेलीकास्ट करने में क्या मसला था? देखिए, टेलीकास्ट करने में कभी पाकिस्तान में कोई मसला नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हम देखते हैं कि एक जमात जो है उसको इन सर्विस से प्रॉब्लम हुआ। और फिर अब मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन जब ये बात कही गई है, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैमरा को ये खत दिया गया, तो एक साबिक साहब बाद सियासी बात नौकरी ले ली थी उनसे, तो फिर वो अब उस नौकरी पेशाना हैसियत में इलेक्शन कमीशन, अब पता नहीं उन्होंने वहां जाके क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कैमरा को हदायतनामा जारी किया। और इस वक्त चूंकि इलेक्शन कमीशन एक मजबूत इदारा है, जाहिर है कोई और हुकूमत तो मौजूद, तो उसकी वजह से पैमरा ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। पैमरा ने सहाफियों के तहफ्फुज के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं किया। मुझे ये बड़ा शिकवा है पैमरा से कि पैमरा ने आजादी राय पर पाबंदी का ये गैर कानूनी हुक्म आखिर माना क्यों, और मान के आपको मुझे मुख्तलिफ चैनल्स को मुख्तलिफ सहाफियों को नोटिस क्यों भेजे। हालांकि उन्हें वहां पे ये डक करना चाहिए था, पैमरा को ये कहना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन साहब, आपका ये बिल्कुल कोई दायरा इख्तियार नहीं है। ये ठीक है कि आप इस वक्त हुकूमत का एक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप हक तलफी पे उतर आए, यानी आप फंडामेंटल हुकूक को मुअत्तल कर, ये तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पैमरा ने इस हुक्म को डाकखाने के तौर में वसूल किया और डाकखाने के तौर पर आगे जारी कर दिया। वो तो फिर जब आज अदालत में मामला गया, तो अदालत में जाके ये पता चला कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने एक खत पहले से ही लिख रखा था, यानी जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि जनाब ये जो क्लैरिफिकेशन दी हुई थी कि ये इस खत पे, उस खत के जरिए कि ये जो रूल नंबर 12 है कोड ऑफ कंडक्ट का, ये सिर्फ एक दिन अप्लाई हो। लेकिन अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि उससे पहले खुद एक खत लिखा जाता है, पैमरा जो है उसको उसके तहत नोटिस जारी करता है, तो इलेक्शन कमीशन का ये खत जो है ये प्रेस रिलीज की शक्ल में आपको मुझ तक क्यों नहीं पहुंच सकता, आखिर क्या वजह है? लेकिन आज अदालत में पेश कर दिया गया। अब जाहिर है, चलिए ये पोशीदा खत की सही, चलिए कोई ना कोई दस्तूर और कानून का तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन हो सकता है किसी न किसी नामालूम ज़ाब्ते की मजबूर सी तशरीह इस बात की इजाजत देती हो कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का खत लिख के अपने पास रख सकता है, तो अच्छा रख ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों का जो हक़ राय दही के साथ साथ जो हक़ आगही है, जो आर्टिकल 19A में इंश्योर किया गया है, आज अदलिया ने उसको अपहोल्ड किया और इलेक्शन कमीशन की भी बिल्कुल ठीक। नहीं, ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है और इसके ऊपर आप लोगों की पजीराई होनी चाहिए कि एक अच्छे कॉज के लिए आप लोग गए और उसमें फिर अदालत आलिया ने उसको सुना भी। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मेरा ख्याल है आप भी चंद उन मुस्तनद लोगों में से हैं जो वाकई सही स्टैट्स के साथ बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब में आप खुद हैं और आपके ख्याल में जिस तरह बड़े बड़े इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह अब फाइनली आईपीपी से हाथ मिला चुकी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कराची में हाथ मिला रही है, मुस्लिम लीग काफ से आने वाले दिनों में मिला रही है, माजी में कभी आपने ऐसी कोई मिसाल देखी है कि नून को इलेक्शन से पहले ही सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी और वो भी इतने इंपॉर्टेंट सीट्स के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो तर्ज सियासत है वो बीच का कुछ अर्सा छोड़ के हमेशा से यही रहा है। आप जानती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उठान ही आईजेआई से हुई, एक इत्तेहाद की सूरत में, एक इत्तेहाद का कंपोनेंट थी। अगरचे बाद में ये गालिब कंपोनेंट होगी, तो उस कंपोनेंट की वजह से ही मुस्लिम लीग नून को ये पजीराई हासिल हुई थी। और उसके बाद फिर न सिर्फ ये 88 के इलेक्शन में हुआ, बल्कि 90 के इलेक्शन यही हुआ था। और 90 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक इत्तेहाद ही कायम किया। और एमकेएम को इसकी पहली बार इत्तेहादी नहीं बन रही, बल्कि एमकेएम जो है वो 1988 में, 1990 में भी इत्तेहादी रह चुकी है। तो ये जो इत्तेहाद का और सीट एडजस्टमेंट का मामला है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नया नहीं है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहाद कर रही है, क्या इससे एक पॉलिटिकल फायदा यानी नशिस्तों का हुसूल मुमकिन है या नहीं है? देखिए, जहां तक अगर हम इसको इस पैरामीटर में देखें कि नशिस्तों का हुसूल मुमकिन है या नहीं है, तो देखिए इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खुद भी अपने रवायती जो वोट बैंक है, जहाँ जो रवायती इलाका है जोग्राफिकली जहाँ पे इसका वोट बैंक है, और वो इलाका है गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन
इसी दर्जे में इसका फैसलाबाद डिवीजन हुआ करता था, सरगोदा डिवीजन एक इसका इम्पोर्टेंट है और साहिवाल डिवीजन। तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफी मुश्किलात का सामना कर रही है, अगरचे आप देख लीजिए, और ऐसी सूरत में कर रही है कि जब मुस्लिम लीग नून के पास तो उम्मीदवार कितार अंदर कितार खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास के जो उम्मीदवार हैं वो सामने आने से भी कतरा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहां चाहे धड़ल्ले से जलसा कर सकती है, जहां चाहे कन्वेंशन कर सकती है, जहां चाहे कुछ भी कर सकती है, तो लिहाजा वहां पर लेकिन अब दिलचस्प बात ये ना हबीब कि वो भी जलसे नहीं करे, जिनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जाम लग रहे हैं, वो भी अभी तक खुलकर जलसे नहीं कर सके। अच्छा, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, चंद एक जरूरी सवाल बाकी है, मैं साथ में तारुफ करवाना चाहूंगी। मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ना सिर्फ ये कि सीनियर माहिर कानून भी हैं, वकील हैं, इसके अलावा जो हमने इस सेगमेंट का आगाज किया था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक दरखास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में जो आज जमा की गई थी, उसमें मल्टीपल पेटिशनर्स थे, मियां दाऊद साहब भी एक दरखास्त लेकर गए थे और उसमें ये कहा गया था कि ये जो टीवी चैनल्स के ऊपर सर्वेस दिखाने के ऊपर पाबंदी आयद की गई है, ये नहीं होनी चाहिए, ये इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। मियां दाऊद साहब, हबीब अकरम साहब भी आपके साथ थे, आपने खुद भी दरखास्त दायर की थी। सर, ये इलेक्शन कमीशन या पैमरा आखिर क्या माजी में भी ऐसा कुछ करता रहा है या ये पहली मर्तबा तारीख में हो रहा है कि आप सर्वेस दिखा नहीं सकते, लोगों को बता नहीं सकते पॉपुलैरिटी में अनपॉपुलैरिटी में कौन कहां खड़ा है, कौन सी जमात आगे है, कौन सी जमात पीछे, इसमें कानून क्या कहता है? नहीं मेरी बहन, हमने 2008 का इलेक्शन भी कवर किया, 2013 का भी कवर किया, 2018 का भी कवर किया। उन तीनों इलेक्शंस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था, उसमें कतई ऐसी कदगन जो है वो नहीं आयद की गई थी। ये पहली मर्तबा देखने में आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया जो बिल्कुल उसका जारी करना का इख्तियार है मीडिया के लिए, लेकिन उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उसने बुनियादी आईनी हकूक जो आइन के आर्टिकल 19 की शक्ल में, 19A की शक्ल में और 4 की शक्ल में दिए गए हैं, उनको सलब कर लिया। आर्टिकल 19A जो आजादी सहाफत का आईनी इख्तियार देता है और पूरी दुनिया के अंदर आजादी सहाफत को एक ऐसा जो बुनियादी आईनी हक तस्वर किया गया है जिसे जमहूरियत की मां का दर्जा दिया जाता है, ये वो वाला हक बहुत सारे अदालती फैसलों में लिखा गया है। इसी तरह 19A जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है, जो हर पाकिस्तानी का, हर वोटर का, हर हल्के के वोटर का हक है कि उसको पता चले कि उसके हल्के के अंदर परफॉर्मेंस क्या हुई और क्या नहीं हुई। तो इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी करते हुए उसके अंदर एक क्लास 12 जो है वो दायर शामिल की और उसकी बुनियाद के ऊपर पैमरा को ये हुक्म जारी कर दिया कि आप कार्रवाई करें उन मीडिया मालकान के खिलाफ और सहाफियों के खिलाफ जो इस कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेशन कर रहे हैं। मेरा बहुत सारे सहाफियों से जाती नुक्ता नजर से खिलाफ हो सकता है, आपका हो सकता है, लेकिन जब हम इज्तिमाई तौर के ऊपर बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल गैर आईनी है कि किसी भी सहाफी के ऊपर किसी भी तरह की सहाफत करने के ऊपर पाबंदी जो है वो नहीं आयद की जा सकती। जो अगर किसी को एतमाद होता है किसी कैंडिडेट को या किसी वोटर को किसी कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर, किसी सहाफत की फेक न्यूज के ऊपर, तो उसके ऊपर पैमरा का लॉ मौजूद है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का लॉ मौजूद है, उसके तहत वो कार्रवाई का ख्याल रखता है। इस बुनियाद के ऊपर हमने मौजूद अदालत में ये चैलेंज किया था कि ये बुनियादी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई है और इसके ऊपर मैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया वर्कर्स की तरफ से, सोशल मीडिया वर्कर्स की तरफ से जो है मिस्टर जस्टिस अली बाकर नकवी का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के मीडिया को एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया कि जिस तरीके से एक आमराना अंदाज के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पैमरा जो है पूरे पाकिस्तान के मीडिया का और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का गला घोटने जा रहे थे। हमने अदालत में इस बात की निशानदेही की कि जो सियासी जमातें हैं ये अब उस दौर में दाखिल हो गई हैं जब सियासी जमातें जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती हैं या अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो पैदा करती हैं, उनको फिर वो मुख्तलिफ इलाकों में भेजती हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए या क्रिटिसिज्म के लिए या मसाइल की निशानदेही के लिए। तो इस क्लॉज की आड़ के अंदर, इस नोटिफिकेशन की आड़ के अंदर तो उनका गला भी जो है वो भी घोटा जा रहा है, इसलिए ये नहीं किया जा सकता
मिस्टर जस्टिस अली बाकर नकवी नहीं, साहब का हमारे यहाँ तो शुक्रिया कि सोशल उन्होंने मीडिया भी किसी भी टाइम बंद भी हो जाता है ना, हम देखते हैं इंटरनेट ही स्लो हो जाता है, ये एक अलग डिबेट कहीं और चली जाएगी। चलिए मैं वापस दाऊद आपकी तरफ आती हूँ। एक और अहम नुक्ता जो मैं हबीब साहब को भी शामिल है गुफ्तगू एक मरतबा फिर करूंगी। हबीब साहब, सर आप बात कर रहे थे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का क्या अलायंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं वापस उसी नुक्ते की तरफ आऊंगी। ये बताइएगा कि आईपीपी के साथ जो डेडलॉक था वो बेसिकली अलीम खान साहब या ओन चौधरी साहब गालिबन नशिस्तों पर था, लेकिन अब इत्तलात ये है कि अलीम खान साहब की सीट के लिए भी और ओन चौधरी साहब के लिए भी एनए 128 और 117 में गुंजाइश पैदा की जाएगी। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर एमक्यूएम को देखें तो एमक्यूएम को पंजाब में तो सीटें नहीं दी जाएंगी, लेकिन एमक्यूएम उनको एनए 242 के साथ 5 सीटें टोटल देने को तैयार भी हो गई है कौमी असेंबली की। रिटर्न में आपके ख्याल में एमक्यूएम क्या उनसे गेन लेना चाहेगी? लेजिस्लेशन की सूरत में लेने चाहेगी, वजारतों की सूरत में? आखिर जहन में क्या है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के? उससे पहले तो ये देखना होगा ना कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुस्लिम लीग नून की मदद से सीटें कितनी जीत पाती है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह अपने रवायती मरकज में मुश्किलात का शिकार है, इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची में मुश्किलात का शिकार है। तो कराची में और कराची की कॉम्पोजिशन भी थोड़ी सी जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है उसमें भी कुछ जाहिर है तब्दीली आती है वक्त के साथ साथ। और खालिस्तान आप यूं नहीं कह सकते कि 100% एमक्यूएम का वोट है अब वहां पे या सिर्फ उर्दू स्पीकिंग वोट है। मैं तो इस बात पे बिलीव नहीं करता, लेकिन बहरहाल एक फैक्ट ऑफ एक रियलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स है। तो के पाकिस्तान जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है उसने हमेशा से उर्दू स्पीकिंग वोट को अपना हदफ बनाया, लेकिन अब जो वहाँ पे मुस्तफा कमाल साहब सही मुस्तफा कमाल उसमें शामिल हुए, एक दफा अलग हुए और अब फिर पाकिस्तान जमीन पार्टी छोड़ के उसको मदगम कर दिया इसके अंदर। तो खुद एमक्यूएम के अंदर एक सोच डेवलप हुई है कि अब कराची को एज अ होल देखना चाहिए, जिसमें सिर्फ किसी एक जुबान के बोलने वालों को हदफ नहीं बनाना चाहिए अपना, बल्कि तमाम एक कराची का होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। तो लिहाजा एमक्यूएम के साथ किसी न किसी दर्जे में उनकी जो सोच में तब्दीली है एमकेएम और पीएमएलएन की, तो वो एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो मजबूरी तौर पर अगर आप देखें तो पार्टीज सियासत में आपको काफी सारी नजर आती है। कई पार्टीज आपने जैसे अलायंस का भी नाम लिया, लेकिन ओरिजिनली अगर देखें तो सियासत दो हिस्सों में तकसीम है। इस वक्त सियासत एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ ये दीगर तमाम पार्टी। और आप देख लीजिए कि जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख तो करीब आती चली जा रही है, ये सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट के नाम पे एक इत्तेहाद कायम करती चली जा रही है। गोया मुकाबला जो होगा वो 1 to 1 करने की कोशिश की जा रही है। तो जब भी किसी पार्टी के साथ 1 to 1 मुकाबला करने की कोशिश की जाती है, और खास तौर पर ऐसी सूरत में कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी नैरेटिव पे बात कर रही हो और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी साबका कारकर्दगी की जवाब दे रही हो, तो फिर सूरत हाल काफी मुश्किल हो जाती है। और लास्टली मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने पहले आपने जिस इशू पे बात की, जो आज का जो अदालत में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है, इसमें मैं एक इंसाफ जरूर करूंगा कि दाऊद ने और हमारे वकील साहब जनाब आतिफ अमीन ने, इन दोनों ने मिलके आज बड़ी जबरदस्त वकालत की और वहां पर अपने होने का एहसास भी दिलाया और दस्तूर के साथ और इंसानी हुकूक के साथ अपनी वाबस्तगी का सबूत भी दिया। और फिर हमारे जो जज साहब डॉक्टर जो अली बाकर नजवी साहब है, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, उनका भी उनने देखिए ये एक ऐसा मौका है पाकिस्तान में जब इंसानी हुकूक की इशू को उठाना और उसके ऊपर मीनिंगफुल समात करते हुए उसको कंक्लूजन तक ले जाना, और सिर्फ दो दिन में, यानी सिर्फ 2 दिन में ये वाकया हो गया कि 2 समातों के बाद ये मामला निपट गया। मैं समझता हूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट ने हमें थोड़ा सा एक हौसला दे दिया है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की जो सूरत हाल है वो इतनी भी बुरी बिल्कुल नहीं। और दूसरा कि दाऊद साहब को ये भी पजीराई मिलनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर भी ये इसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने डिफेंड किया, इसके ऊपर बात भी करते रहे खुल के, और मेरा ख्याल है जिन तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस मिले उनको आप लोगों का शुक्रगुजार भी होना चाहिए। अच्छा दाऊद साहब, सर आपकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। सर ये पेशावर हाई कोर्ट में आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के जो वकला है काफ़ी उनके साथ बासपोर्स की गई, वक्त पर नहीं पहुँच सके, लेकिन उस केस को कल समाअत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये केस लगने लगा है। आपको लगता है कि टेक्निकली बल्ले का निशान वापस मिलने की उम्मीद की जा सकती है? पीटीआई में कहा यह जा रहा था कि आज पेशावर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है, लेकिन सर वहां आज तो कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो सकी, अब ये कल पर चला गया है मामला सुप्रीम कोर्ट में। आपको लगता है कि क्या कोई रिलीफ की गुंजाइश हो सकेगी? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है पीटीआई की।
मैं सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को करता हूँ टेक्निकल चीजों को साइड के ऊपर रखते हुए कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलना चाहिए। मैं बतौर पाकिस्तानी और हालांकि मैं बड़ा ओपनली और अलानिया तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत का मुखालफ हूँ और बदतरीन मुखालफ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बल्ले का निशान मिलेगा, लाजमी तौर के ऊपर मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हमें इस तरह की टेक्निकल चीजों से जो है वो फॉर द टाइम बीइंग उनको साइड के ऊपर रखकर एक ब्रॉडर सेंस के ऊपर जो है वो बात करनी पड़ेगी, स्पेस देनी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के जितने भी जराइम हैं उनका कानून के मुताबिक जो है वो सख्त से सख्त जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बतौर जमात ये बात भी दुरुस्त है कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पीटीआई के फ्रॉड थे, लेकिन लेकिन बाकी पार्टियों में कौन से जेन्युइन होते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस? तमाम सियासी जमातों के फ्रॉड थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे करता कि तमाम सियासी जमातों को उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम करार देता, लेकिन एक इलेक्शन से कल एक सियासी जमात का तहरीक इंसाफ का अगर आप बल्ला लेते हैं तो मैं बतौर डेमोक्रेट ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जरूर तहरीक इंसाफ को जो है वो बल्ले के निशान की हद तक उनको रिलीफ फराहम करेगी, आर्जी रिलीफ तो लाजमी तौर के ऊपर फराहम करेगी। बाकी रहेगी बात इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की हद तक, तो मुमकिन है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस हद तक मामला जो है वो वापस रिमांड कर दे या पेशावर हाई कोर्ट का जो है वो डिसीजन का वेट कर ले। लेकिन मेरी जाती ये राय है और मेरी जाती ये सेंस ये कहती है कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से जो है वो तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान की हद तक लाजमी तौर के ऊपर रिलीफ मिलेगा, बावजूद इसके कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो एहसान फरामोशों की बदतरीन लोगों की जमात है। ये रिलीफ मिलने के बावजूद मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ गुमराह कुन करदार खुशी वाली जो मुहिम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जारी रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा जो है वो एक बड़े ज़रफ के, बड़े मिजाज के, बड़े जज हैं। वो किसी किस्म के जाती तासुब से पाक होकर तहरीक इंसाफ के केसेस को सुन रहे हैं और बल्ले के निशान वाला जो केस है उसको लाजमी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेमोक्रेट अंदाज में सुनकर रिलीफ देगी। चलें, अभी बकरम साहब से लास्ट कमेंट क्विकली, टाइम खत्म हो चुका है। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से किसी रिलीफ की गुंजाइश मिलने की उम्मीद की जा सकती है पीटीआई को? सर, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर देखा जाए तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो फ्लॉस थे, लेकिन बाकी जमातों की भी रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात का तवक्को करता हूं, बल्कि मुझे तो ये पूरा यकीन है कि ये मामला जो है कि शायद पेशावर हाई कोर्ट ही सुलझा दे, सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचे ही ना, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा एक जरा बात वाजे कर दूं, जहां मैं मियां दाऊद साहब की वकालत का और आज उन्होंने जो जिस तरह केस लड़ा, मैं उसका बड़ा काबिल हूं, लेकिन अभी इन्होंने जो पॉलिटिकल बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं उससे इख्तिलाफ की जसारत करूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभी बकरम साहब, मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद। यकीनन इख्तलाफात और इख्तलाफ राय होना चाहिए, लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो अवामी राय है वो कम अज़ कम अगर इलेक्शन के माहौल में नज़र ना आए तो फिर ये अवाम के साथ भी ज़्यादती होगी, उनके हलकों के साथ भी ज़्यादती होगी। और लाहौर हाई कोर्ट का आज का ये फैसला इस बात की नवीद है कि अवाम की आवाज़ को किसी तौर भी दबाया नहीं जा सकता। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।